गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत, भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। टॉपिक हम लोगों को किया है भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत, यानी कैसे इतिहास के बारे में हमको पुरातात्विक स्रोत से पता चला कि इतिहास के बारे में हम लोग समझ सकें। तो इसको देखिए, पुरातात्विक स्रोत अगर बात आ रही है तो इसमें 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। पुरातात्विक स्रोत, अब आपके दिमाग में आ रहा है पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो इसको आप समझ लीजिए। जमीन के अंदर खुदाई करके जो उससे सामग्री प्राप्त होती है उसका अध्ययन करके जब इतिहास की जानकारी प्राप्त किया जाता है तो इसको बोला जाता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा क्या है। जमीन के अंदर खुदाई करके उनसे जो सामग्री मिलती है उसका अध्ययन यानी उसका जब अध्ययन किया जाएगा और उसका अध्ययन करके जब इतिहास लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। स्क्रीन ऊपर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत यानी पुरातात्विक स्रोत जब आ रहा है तो आपको इतना ध्यान देना है कि जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन करके जो इतिहास लिखा गया है उसे कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। अब इसके अंतर्गत 3 चीज़ का अध्ययन हमको करना है। एक है अभिलेख, एक सिक्का, एक भवन या गुफा इत्यादि का, किला सब आप कह सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख का अध्ययन, सिक्का का अध्ययन, भवन, गुफा, किला का अध्ययन करके इतिहास के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है हम लोग इसी को देखेंगे। अब यहाँ अभिलेख है तो अभिलेख के अध्ययन को, इसके अध्ययन को, जो अभिलेख है अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, या इसको मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र यानी सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी, गुफा का अध्ययन स्पोलियोलॉजी। तीनों समझ में बात आ गई होगी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी, सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स या इसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, भवन, गुफा, किला इत्यादि का अध्ययन स्पोलियोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन को क्या कहा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, अब देखिए जो अभिलेख है, अभिलेख की परंपरा अशोक से स्टार्ट होती है। अभिलेख की परंपरा अशोक से स्टार्ट होती है क्योंकि अभिलेख लिखाने का जो कार्य था सबसे पहले अशोक द्वारा किया गया था। अब अशोक के जो अभिलेख हैं यह 4 लिपि में लिखे गए हैं। लिपि 4 है। अशोक के अभिलेख की लिपि 4 है। पहला ब्राह्मी, खरोष्टी, आरेमाइक, एक ग्रीक कह लीजिए या इसको यूनानी भी कह सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि ये बहुत आपको समझ में आ रही होगी कि जो भारतीय इतिहास है इसकी हमको जानकारी कैसे मिली है। तो इसके 3 स्रोत है। अभिलेखों द्वारा इसके बारे में जानकारी मिली है। तो अभिलेख लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा किया गया था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अशोक जो अभिलेख लिखवाया था उसमें 4 लिपि का प्रयोग था, ब्राह्मी, खरोष्टी, आरेमाइक और ग्रीक। अगर यह बात समझ में आ रही है
तो आइए सिक्का का हम लोग देख ले अध्ययन। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है या इसको मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। और जब यहाँ सिक्का आ रहा है तो जाहिर सी बात है सिक्का का प्रचलन हर राजा अपने अपने समय में अनेक नाम से किए हैं। तो सिक्का वाली जो टॉपिक है बहुत ही कन्फ्यूजन वाली टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए पाषाण काल था, पाषाण काल में तो मनुष्य घुमक्कड़ थे, यानी उस समय सिक्का का साक्ष्य नहीं रहा होगा। दूसरा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी में वस्तु विनिमय दर की व्यवस्था थी, यानी सामान दे के बदले में सामान लिया जाता था, तो वस्तु विनिमय दर थी। लेकिन फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्का का पता चला है, वह टेराकोटा। टेराकोटा टेराकोटा यानी मिट्टी का बना सिक्का था, मिट्टी का बना सिक्का था। तो पाषाण काल में कोई सिक्का का अध्ययन नहीं, क्योंकि घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तो लोग वस्तु विनिमय दर यानी सामान दे के सामान लेते थे, फिर भी सिक्का के बारे में पता चला है टेराकोटा का बना था, यानी मिट्टी का बना था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका आ जा रहा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक ग्रंथ में सिक्कों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें लिखा गया है निष्क और शतमान। निष्क और शतमान नाम के दो सिक्कों का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिला है। अब वैदिक ग्रंथ के बाद अगर हम लोग आ रहे हैं तो बुद्ध काल। बुद्ध काल, इसी में मौर्य काल भी रहेगा। बुद्ध काल और मौर्य काल। बुद्ध काल और मौर्य काल में देखेंगे जो पंचमार्क, आहत और पूर्ण, यह सिक्के मिले हैं। आहत सिक्कों की पहचान यही है क्योंकि उस पर ठप्पा मार दिया जाता था, इसलिए इसको कहा जाता था आहत सिक्का। उसके बाद देखिए यूनानी या इनको इंडो ग्रीक कहा जाता है। इंडो ग्रीक या इसको हिंद यवन भी कहा जाता है। हिंद यवन इत्यादि कई नाम है, यूनानी, इंडो ग्रीक, हिंद यवन। इनकी खासियत क्या है? भारत में सबसे पहले लिखित सोने का सिक्का चलाए हैं। तो लिखित सोने का सिक्का, भारत में सबसे पहले लिखित सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया है? स्क्रीन कट तो नहीं न रही है, नहीं सही है। यूनानी या इंडो ग्रीक या हिंद यवन, इनके द्वारा सबसे पहले सोने का लिखित सिक्का चलवाया गया। नहीं, इनके सिक्कों पर राजा महाराजाओं के नाम हुआ करते थे। अच्छा, ये सोने का सिक्का हिंद यूनानी चला दिए। उसके बाद कुषाण आएंगे। कुषाण सबसे शुद्ध सोने का सिक्का, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण द्वारा चलाया गया है। अब एक इसके बाद आएंगे गुप्त। इसके बाद गुप्त आ रहे हैं। इनकी खासियत क्या है? सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया था? गुप्त के द्वारा। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण द्वारा। सबसे पहले लिखित सोने का सिक्का हिंद यवन कह लीजिए, चाहे इंडो ग्रीक कहिए या यूनानी कह लीजिए, बात एक ही है। हमको लग रहा है गुप्त तक आपको बात समझ में आ गई होगी। गुप्तों में अच्छा सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए हैं, तो सबसे अशुद्ध भी चलाए हैं। अशुद्ध, सबसे अशुद्ध सोने का सिक्का कहाँ है? गुप्त काल में। चांदी के सिक्के का प्रारंभ गुप्त काल में किया गया, लेकिन सबसे शुद्ध चांदी का सिक्का सबसे प्रारंभ कौन किया? गुप्त, लेकिन शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए थे। मोर के सिक्के और कौड़ी। कौड़ी देखे होंगे, कौड़ी होती है जो भट्ठा वट्ठा पर आप देखेंगे तो उनको कौड़ी दिया जाता है, फिर बदले में कौड़ी लेकर उनको पैसा दे दिया जाता है। तो कौड़ी की व्यवस्था मोर के सिक्के, चांदी के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के ये गुप्त हैं। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक द्वारा चलाया गया था। तो हमको लग रहा है कि सिक्कों के द्वारा जो अध्ययन किया गया उससे भारतीय इतिहास जानने के हमको जानकारी या स्रोत प्राप्त हुए। और भवन, गुफा, किला के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको लियोलॉजी। हमको लग रहा है कि यह जो टॉपिक थी भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत का मतलब बस यही है, धरती के अंदर खुदाई करके जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है
पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया गया है, तो इसके अध्ययन को एपिग्राफी, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, गुफा किला के अध्ययन को स्पोलियोलॉजी कहा जाता है। जो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है बहुत ही टिपिकल है, परीक्षाओं में हर प्रकार से पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। पाषाण काल में कोई सोने का सिक्के नहीं है, सिंधु घाटी में भी सोने का सिक्का सिंधु घाटी में सिक्कों का मतलब पता चला है जो टेराकोटा का बना था, लेकिन अधिकतर वो लोग वस्तु विनिमय से व्यापार करते थे। वैदिक ग्रंथ में निष्क और शतमान सिक्कों के लिए प्रयोग किया गया है। बौद्ध या मौर्य में पंचमार्क, आहत या पर्ण का नाम लिया गया है। आहत ठप्पा मार्क बनाया जाता था। इंडो ग्रीक या हिंद एवं चाहे यूनानी कह लीजिए, सबसे पहले भारत में लिखित सोने का सिक्का यानी इनके द्वारा चलाया गया था। उस पर राजा महाराजाओं के नाम लिखे हुए करते थे। कुषाण जो थे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। गुप्त जो थे सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। यह जो गुप्त हैं यह चांदी के सिक्के भी प्रारंभ यही सबसे पहले किए हैं, शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए हैं। मोर के सिक्के और कौड़ी का प्रारंभ इनके द्वारा किया गया था। हमको लग रहा है यह जो टॉपिक हमारे थी भारतीय इतिहास जानने की पुरातात्विक स्रोत, ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।